नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 12th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी बुक वैद्युत रसायन। दोस्तों, वैद्युत रसायन हम वन शॉट कवर करेंगे। दोस्तों, आज हम वैद्युत रसायन का दोस्तों वन शॉट दोस्तों वैद्युत रसायन का वन शॉट चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम इस चैप्टर को दोस्तों आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये वीडियो, ये चैप्टर, और जो भाई रिवीजन के पर्पज़ से पढ़ा है उसके रिवीजन के लिए भी है, और सभी राज्यों के लिए है जहां एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है। दोस्तों, सभी राज्यों के लिए है, सभी राज्यों के लिए है जहां एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है। दोस्तों, हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में। और दोस्तों, रसायन विज्ञान इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं इसे। तो दोस्तों, यहाँ से कम 5 नंबर का बोर्ड में पूछा जाना है। बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का दोस्तों पूछा जाएगा। दोस्तों, चैप्टर 1 विलियन कंप्लीट करा चुका हूँ वन शॉट, जाकर आप देख सकते हैं दोस्तों चैनल पर मेरे। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो कर दिए लाइक। तो लाइक और सब्सक्राइब का कोई रुपया नहीं लगता दोस्तों, आप कर दीजिए। आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आप बोर्ड में एक अच्छा स्कोर करो। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप बोर्ड में अच्छा स्कोर करें। आपने हमारा साथ देना, हम आपका साथ देंगे। ठीक है दोस्तों, और आप अगर लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमको पावर मिलती है दोस्तों, हमको मिलती है पावर आपको पढ़ाने की। तो आप प्लीज़ कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब चैनल को, और कमेंट भी कर दीजिए जो भी मन में डाउट हो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ मैं, जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल की। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है इसमें, वैद्युत रसायन। दोस्तों, कुछ उद्देश्य हैं, उद्देश्य पढ़ लेते हैं थोड़ा, सामने उद्देश्य हैं। देखिए दोस्तों, हमको पढ़ना इतना है, ऐसा पढ़ना है जो बोर्ड में पूछे और हमारे लिए हितकारी हो, जो हमारे आगे काम आए। इतना पढ़ना है, ऐसा पढ़ना है हमको, अनाप शनाप नहीं पढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन, ठीक है। अब वैद्युत रसायन पढ़ते क्यों हैं? तो दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना है, वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम वैद्युत रसायन और रासायनिक ऊर्जा के मध्य अध्ययन का पढ़ते हैं। मतलब वैद्युत रसायन और रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध पढ़ते हैं इस चैप्टर में टोटल। बस यही इस चैप्टर में वैद्युत रसायन और रासायनिक ऊर्जा के मध्य संबंध हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। और ये एक 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वैद्युत रसायन तथा रासायनिक ऊर्जा के मध्य अध्ययन करते हैं, वह वैद्युत रसायन कहलाता है दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें देखते हैं, चलिए आपको हम देखते हैं क्या है इसमें। पहला दोस्तों, पहला है वैद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। वैद्युत रासायनिक सेल दोस्तों, अब पढ़ते हैं वैद्युत रासायनिक सेल। चलिए, डैनियल सेल की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में हम चित्र 2.1 ये रही, चित्र से रहा, समझ सकते हैं। यह सेल निम्नलिखित रेडॉक्स रिएक्शन में उत्सर्जित ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है दोस्तों? रेडॉक्स रिएक्शन वो जिसमें अपचयन तथा उपचयन एक साथ कार्य करते हैं दोस्तों। अपचयन और उपचयन एक साथ कार्य करते हैं, वह होती है रेडॉक्स रिएक्शन। तो दिया यहाँ, आप पहले ये चित्र देखिए, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। देखिए चित्र क्या कर, देखो 2 बीकर है दोस्तों, 2 बीकर हैं। पूछ लेगा आपको बोर्ड में चित्र के बारे में, इसके बारे में। 2 बीकर हैं, एक बीकर में है जिंक के लवण, दूसरे में है कॉपर के लवण, ठीक है। और उन दोनों में डाल रखी है कॉपर की रॉड। एक में है जिंक की रॉड, एक में है कॉपर की रॉड, ठीक हो गया। एक में जिंक है, एक में कॉपर की रॉड है। और दोस्तों, बीच में लगाया है लवण सेतु। आपको इस पर ध्यान रखना, लवण सेतु एक ऐसा टॉपिक है जो अलग से पूछ लेता है एग्जामिनर, अलग से सेपरेट पूछ लेता है।
तो आपको समझना है, एक में है जिंक की रॉड, एक में है कॉपर की रॉड, इस एक में कॉपर का विलयन, एक में जिंक का विलयन। तो होता क्या दोस्तों, पहले इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव जिंक से हो रहा है कॉपर की ओर, यानी जिंक माइनस से कॉपर प्लस की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो रहा है। जिंक माइनस से कॉपर प्लस की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव हो रहा है। और दोस्तों इसके विपरीत वैद्युत धारा बह रही है। समझे आप मेरी बात को? इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव कैसा हो रहा है? जिंक से कॉपर की ओर, यानी प्लस, नेगेटिव से प्लस की ओर, और विद्युत धारा का प्रभाव हो रहा है प्लस से नेगेटिव की ओर। और ये प्रोसेस चल रही है, यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं, यहाँ से लवण से फिर यहाँ पहुँच रहा है, फिर ये ऐसी रिएक्शन फिर चल रही है, ये चलते रह रही है रिएक्शन। ठीक है। अब दोस्तों रिएक्शन है कुछ Zn सॉलिड स्टेट, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस, Zn 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। दोस्तों लिखा है इसमें, जब Zn2 प्लस तथा Cu2 प्लस आयन की सांद्रता 1 इकाई यानी 1 मोल डेसिमल -3 होती है तो इसका विद्युत विभव 1.1 होता है। इस प्रकार की युक्ति को गैल्वेनिक सेल कहते हैं। दोस्तों गैल्वेनिक सेल अलग से पूछ सकता है, आपको ये लाइन याद कर लेनी यहाँ से, ये आयनों की इकाई की सांद्रता वाला पूरा यहाँ से इसे लपेट लेना, इससे बस इतना। ठीक है दोस्तों, लपेट लेना इसको आप। अब दोस्तों देखता हूँ चित्र है, ये पूछता तो नहीं है एग्जामिनर, छोड़ दीजिए आप इसे। गैल्वेनिक सेल में कुछ है अच्छा, देखते हैं। चलिए दोस्तों आपको मैं अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ, मेरे नोट्स हैं हैंड रिटन बनाए हुए, आप उनसे पढ़ाता हूँ आपको मैं। चलिए तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा टॉपिक 1, विद्युत अपघटनीय चालकों के प्रकार। दोस्तों एनसीईआरटी बुक के ही सारे टॉपिक लाए हूँ आपके लिए मैं। दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं विद्युत अपघटनीय चालक, 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, दूसरा दुर्बल। प्रबल और दुर्बल, और ये अलग से इम्पॉर्टेंट 2 नंबर में टिप्पणी लिखने आ जाती है बोर्ड में केमिस्ट्री में। तो दोस्तों आपने करना क्या, प्रबल वो देखो, समझ लो मेरी बात को यहाँ पे ही। प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, एकदम से जल में घुलकर आयनों के रूप में टूट जाते हैं। क्या होते हैं? जल में घुलकर आयनों के रूप में टूट जाते हैं, वह प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ। और दुर्बल वो जो जल में घुलकर स्वतंत्र रूप से आयनों के रूप में नहीं टूट पाते। प्रबल कौन दोस्तों? प्रबल वो जो आयनों के रूप में टूट जाए जल में, और दुर्बल वो जो नहीं टूटे आयनों के रूप में जल में। ठीक है, समझ गए मेरी बात? आपको मैं इसकी परिभाषा दे देता हूँ, लेकिन आप फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो सर लिखा है मैंने प्रबल विद्युत अपघट्य। अब प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं बता चुका हूँ आपकी मम्मी। देखो सेम प्रोसेस है, कोई नहीं है। जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जो मैंने कहा थी, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वो प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं ये भी, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, सविलवण। प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, सविलवण। अब उसकी बात करें दुर्बल की। जो दुर्बल क्या होता है, देखो दुर्बल क्या है? दुर्बल वे सभी पदार्थ जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। वे सभी पदार्थ जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वह दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल ये भी 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार। बस प्रबल वो जो टूट रहा है पानी में आयनों के रूप में, और दुर्बल वो जो नहीं टूट रहा पानी में आयनों के रूप में। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है। अब चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं अपने दोस्तों। अगला पॉइंट आता है चालकता या चालकत्व। तो चलिए देखते हैं इसको हम। चालकता होती क्या दोस्तों? चालकता होती क्या, तो आपको याद रखना अभी से, प्रतिरोध के व्यतक्रम को चालकता या चालकत्व कहते हैं। व्यतक्रम का मतलब उल्टा, प्रतिरोध के व्यतक्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है दोस्तों।
चालकता को सी से प्रदर्शित करते हैं। चालकता को सी से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों चालकता C बराबर होता है 1/R, यानी ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम है। 1/, यानी R यानी प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, तो मात्रक C बराबर निकाल रखा है इनने, C बराबर 1/R यानी ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम लिख दिया, या ओम यूनिवर्स या मोह। तो चालकत्व का SI मात्रक है सीमेंज। सीमेंज प्रतिरोध का चालकत्व का SI मात्रक है सीमेंज। आपको याद रखना है, 1 नंबर में बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रतिरोध चालकत्व का SI मात्रक तो सीमेंज। सीमेंज आपको याद रखना है, बार बार कह रहा हूँ, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं हम। अब दोस्तों विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट क्या होती है? चालकता समझ गए होंगे आप। अब पढ़ते हैं विशिष्ट चालकता। दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, अब विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। देखो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध उसके व्युत्क्रम को, उसके उल्टे को चालकता कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अभी आपसे पूछूंगा बीच में सवाल, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, कापा 1/R L, ये L जहाँ लंबाई, A जहाँ क्षेत्रफल, विशिष्ट प्रतिरोध यही है। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा दोस्तों? आपको याद रखना है, ये 1/R L, L/A, ये है सूत्र इसका, 1/R L। ठीक हो गया। अब इसका मात्रक मेन होता है भैया। मात्रक इसका है साइमन सेमी स्क्वायर, साइमन सेमी यूनिवर्स, सॉरी दोस्तों, साइमन सेमी यूनिवर्स SI पद्धति में ही आपको याद रखना है। उसका है सीमेंज। प्रतिरोध का SI मात्रक सीमेंज, और विशिष्ट प्रतिरोध का SI पद्धति में मात्रक है साइमन सेमी यूनिवर्स। ठीक हो गया। अब दोस्तों लेते हैं सेल नियतांक। अब ये सेल नियतांक क्या बला है भैया? सेल नियतांक क्या बला है? सेल नियतांक देखने से पहले आपको बता देता हूँ तुल्यांकी चालकता। दोस्तों तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता की पर्सनल वीडियो मैं बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी आपको समझा दूंगा मैं होता क्या है तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। इसमें संबंध पूछता है बोर्ड में, वो मैं करा चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब तुल्यांकी चालकता देखते हैं। तुल्यांकी चालकता होती क्या, देखो समझो मेरी बात को। तुल्यांकी चालकता किसी भी विद्युत अपघट्य विलयन के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को, यानी विद्युत अपघट्य का कोई विलयन है, इसमें विद्युत अपघट्य है, इसका एक तुल्यांकी जो चालकत्व होगा, मानी 1 मोल, एक तुल्यांकी जो चालकत्व होगा वही क्या होगा, तुल्यांकी चालकत्व होगी। यानी एक तुल्यांकी चालकत्व के भार को, यानी एक तुल्यांकी चालकत्व है उसका जो वेट होगा, एक तुल्यांकी चालकत्व का जो भार होगा वही कहलाएगा दोस्तों तुल्यांकी चालकता। और इसको हम लेमडा EQ इसे बोलते हैं दोस्तों, लेमडा EQ से प्रदर्शित करते हैं। उसका सूत्र क्या होगा दोस्तों? सूत्र बता देता हूँ आपको मैं। तो सूत्र हो जाएगा इसका, समझो मेरी बात को। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र देखो, हाँ सूत्र हो जाएगा लेमडा EQ इक्वल्स टू K इंटू 1000, K इंटू 1000 अपॉन N, जहाँ N है नंबर ऑफ तुल्यांकी चालकता, K है दोस्तों जहाँ विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है पीछे, K है विशिष्ट प्रतिरोध इंटू 1000, बस यही करना आपको। अब
देखते हैं मोलर चालकता। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देनी है प्लीज़, और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें आपकी, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अब देखते हैं मोलर चालकता, तुल्यांक चालकता मोलर चालकता में संबंध पूछ लेता है कई बार बोर्ड में। तो देखिए क्या होता है, किसी भी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्टी के एक मोल द्वारा जो चालकत्व उत्पन्न कराया जाता है उसे बोलते हैं मोलर चालकता। दोस्तों आपको याद रखना है, एक निश्चित आयतन में यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाला कोई विलयन विद्युत अपघट्टी का विलयन है जिसके द्वारा 1 मोल का चालकत्व उपलब्ध कराया जाता है। 1 मोल का चालकत्व उपलब्ध या उत्पन्न कराया जाता है, जो क्या कहलाता है, मोलर चालकता कहलाती है। दोस्तों क्या समझ गए मेरी बात? अब क्या है, एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्टी के एक मोल द्वारा जो चालकत्व उत्पन्न कराया जाता है वह कहलाता है मोलर चालकता। दोस्तों अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सेम है, बस इसे हम प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम से। लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 अपॉन एम, के गुणा 1000 बटा एम, जहाँ के विशिष्ट प्रतिरोध 1000 से आपने गुणा लगा देना, एम जहाँ मोलर चालकता के नंबर्स हैं। 5 है तो 5 लिख देंगे, इसका मान 8 है मान लीजिए, उसे कैलकुलेशन में इंटू 1000 अपॉन 5 आपको निकाल देना है मोलर चालकता। अब इसमें देखते हैं संबंध नेक्स्ट स्लाइड में। दोस्तों आपने तुल्यांक चालकता और मोलर चालकता में संबंध निकालने के लिए 2-3 बातें ध्यान रखनी है, बस 2 से 3 बातें ध्यान रखना है, संबंध निकल जाएगा, नंबर पूरे मिल जाएंगे, आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। दोस्तों आपका काम है मेहनत करने का, पढ़ाई करने का। आप कीजिए, एक उम्र होती है पढ़ाई करने की, करिए, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। आपको ज़िंदगी में सब आराम और शान और शौकत मिलेगी अगर आप मेहनत करते हैं अभी से। तो चलिए, आपको जो मेरी बातें याद रखनी है, क्या बातें याद रखनी है आपको एक याद रखना है, मोलर चालकता का फॉर्मूला और तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला। ये दोस्तों मोलर चालकता का फॉर्मूला और ये है तुल्यांकी चालकता का फॉर्मूला। इनको आपस में कर देना है डिवाइड करने के बाद के इंटू 1000 से के इंटू 1000 गया। अब बचा क्या दोस्तों, लैम्डा एम डिवाइड बाई लैम्डा ई क्यू इक्वल्स टू एम अपॉन एन। ये बचा। ये बचने के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये बच गया दोस्तों। और दोस्तों यही इनके मध्य संबंध है। दोस्तों क्या संबंध है? संबंध है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा ई क्यू अपॉन एन अपॉन एम। आप इसको उल्टा करके लिखो चाहे सीधा करके लिखो, संबंध वही आना। आप इधर से कान पकड़ो चाहे उधर से कान पकड़ो, पकड़ा कान नहीं जाना है। ठीक हो गया? अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। दोस्तों एक है टॉपिक, ये थोड़ा सा दोस्तों एक टॉपिक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे बच्चे स्किप कर देते हैं। क्यों करते हैं? ये टॉपिक है दोस्तों विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। एक क्वेश्चन भी आपके उसमें बोर्ड में कर रहा है, एनसीईआरटी बुक में, विशिष्ट चालकता पर तनुता का प्रभाव। दोस्तों विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव होता है वो बता देता हूँ मैं। चलिए, किसी भी विद्युत अपघट्टी के विलयन की तनुता बढ़ाने पर एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिस कारण विशिष्ट चालकता के भी घट जाती है। बस आपको इतना लिखना है कि विद्युत अपघट्टी के विलयन की तनुता बढ़ाने पर उसमें एकांक आयतन में मुक्त आयनों की संख्या घट जाती है, जिस कारण विशिष्ट चालकता भी घटती है। तो विशिष्ट चालकता पर तनुता का क्या प्रभाव है? घटने का, घटती है, हमेशा घटती है। बस इतना आपको याद रखना है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट में क्या, दोस्तों ये जो टॉपिक है, दोस्तों कोल राउस का नियम। थोड़ा मिस्टेक हो गई है हमसे, लिखना भूल गए ऊपर से हम। कोल राउस का नियम, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम? दोस्तों कोल राउस का ये नियम है, नीचे
ये पूरा कोलराउस का नियम है, करने वाले हैं इसको हलवा हम, कोलराउस के नियम को। चलिए, और ये 2 मार्क्स डेफिनेटली यहाँ से आप श्योर हो जाइए कि 2 मार्क्स आपके आने आने हैं। श्योर रहिए कि 2 मार्क्स यहाँ से पक्के हैं, बोर्ड में पूछा जाना है इसमें। तो होती क्या है, अनंत तनुता पर दोस्तों, अनंत तनुता क्या है, अनंत है, अनंत पर तनुता है। अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता उसके धन आयन व ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। दोस्तों, कोलराउस आए, उन्होंने अपने एक नियम दिया, उन्होंने बताया कि अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता उसके पॉजिटिव और नेगेटिव मोलर चालकताओं के बराबर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बराबर होती है। ठीक है, इसको हम लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा एम से हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, लैम्डा एम से हम प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा एम इक्वल टू एन पॉजिटिव लैम्डा एम, लैम्डा एन नेगेटिव लैम्डा एम, यही इस लाइन में हमने लिखा है। अब पढ़ लेते हैं, जहाँ एन पॉजिटिव एक सूत्र इकाई द्वारा धनायनों की संख्या, जहाँ एन नेगेटिव एक सूत्र इकाई द्वारा ऋणायनों की संख्या है। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण लिया हमने, आपको भी कर लेना उदाहरण, एक CaCl2, इसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस क्लोरीन 2 नेगेटिव, 2Cl माइनस, खाली 2Cl माइनस। ठीक हो गया। तो इसमें n नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने हैं 1 और नंबर ऑफ नेगेटिव कितने हैं 2। ऐसे करने, इस एग्जाम्पल को आपको याद कर लेना है, बोर्ड में एज इट इज चेप के आ जाना है, नंबर आपके ही हैं। तो कोलराउस ने नियम दिया कि विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर कोई विद्युत अपघट्य रखा है जो उसकी मोलर चालकता होगी धनायन ऋणायन के योग के बराबर होगी, बस इतना कहा उन्होंने। ठीक है, आप लेते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में क्या है दोस्तों, और दोस्तों फाइनल कंकर्शन के बाद जो सूत्र निकला वो निकला लैम्डा EQ इक्वल्स टू लैम्डा M1/ZC प्लस लैम्डा MN ZA, जहाँ ZC धनायन पर आवेश, ZA ऋणायन पर आवेश। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं दोस्तों। आ चुके हैं फैराडे के नियम, आ चुके हैं दोस्तों। फैराडे के नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो इसमें है क्या इंपॉर्टेंट, कोलराउस का नियम हो चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं फैराडे लॉ की। फैराडे लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 2 टॉपिक हो चुके हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर से अभी तक के। चलिए देखो, माइकल फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम दिए, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम समझते हैं, पहले एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको बता देता हूँ। देखो, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा, देखो विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, ठीक हो गया। और विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसे हमने अभी गैल्वेनिक सेल देखा, इलेक्ट्रोड पर मुक्त या एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। सेल या बैटरी भैया, पावर देने के लिए, तभी तो कुछ पावर देने के लिए किसी सोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, चाहे सेल हो या बैटरी, ठीक हो गया। सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। W पावर W समानुपाती आवेश के, और हम जानते हैं Q इक्वल टू होता है IT, धारा के नियम से Q इक्वल टू होता है IT। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT बस, और W इक्वल्स टू ZIT, Z जहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांकी स्थिरांक है, क्या है Z जहाँ विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। करना क्या है कि विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, उस इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा सेल में प्रभावित आवेश के समानुपाती होती है, बस रट लेना है, 2 लाइन की कुल है। अब देखते हैं दोस्तों सेकेंड नियम।
दोस्तों देखते हैं हम सेकेंड नियम। प्रथम नियम तो कह रहा है कि सेल में प्रभावित आवेश के समानुपाती होती है, ठीक हो गया। अब द्वितीय नियम क्या कह रहा है, जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में समान धारा प्रवाहित की जाती है, मतलब बहुत सारे क्या हैं, विद्युत अपघट्य हैं, बहुत सारे 3-4 हैं, और इसमें इन सब में समान धारा 1 एम्पियर 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 सब में एक एम्पियर धारा प्रवाहित की जा रही है, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर करंट दिया, कुछ इलेक्ट्रोड पदार्थ एकत्रित हो गया होगा इस पर, तो पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होती है। ये छोड़ देना आपने, इतना खाली कन्फ्यूजन होगा। उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होती। देखो अब W1 क्या है, पावर E1 तुल्यांक भारों के, E2 के जहाँ स्थिरांक आ गया अब के, W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। ये सूत्र इम्पॉर्टेंट है, कर लो इसे याद, ठीक हो गया। अब देखते हैं इसमें और क्या है दोस्तों। एक चीज़ है, देखो ये आगे अभी फेरेड आएगा। 1 फेरेड होता है दोस्तों 96,500 मान इसका। 1 फेरेड का मान होता है 96,500 कुलाम। फेरेड का मात्रा कुलाम, ठीक हो गया। वो 1 फेरेड इक्वल्स टू होता है 1 मोल गुणा इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 मोल गुणित इलेक्ट्रॉन पर आवेश 6.23 इंटू 10⁻23 गुणा 1 गुणा 10⁻−19 कुलाम। इनका कैलकुलेशन किया 96,500 आ गया। कभी कभार बोर्ड एग्जाम में 1 फेरेड को परिकलित कीजिए, तो आपने कैसे करना है, 1 मोल गुणा इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है वो आपको लिख लेना है। तो 1 मोल होता है 6.23 इंटू 10⁻23 गुणा 1.6 गुणा 10⁻−19 कुलाम। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आपस में, जिसका मान आता है 96,488.4, जो अप्रॉक्स है 96,500 के, अप्रॉक्स मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि 1 फेरेड प्रकलित करने के लिए पूछ लेता काफ़ी बार, तो आपको रेडी रहना है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड किसकी है दोस्तों। इलेक्ट्रोड की बात कर लेते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड की। इलेक्ट्रोड होता क्या है, इलेक्ट्रोड जब किसी धातु की छड़ है, कोई भी धातु की छड़ है, उसके लवण विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ पर एक आवेश उत्पन्न होता है। इस छड़ उपकरण को ही इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड एक धातु की छड़ होती है, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रोड एक बस धातु की छड़ होती है, आपके दिमाग में याद रखना है, और उस पर कुछ ना कुछ आवेश होता है। इलेक्ट्रोड क्या है, एक धातु की छड़ होती है, धातु की छड़, और उस पर कुछ ना कुछ आवेश होता है। अब इलेक्ट्रोड दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, एनोड और कैथोड। तो जिस पर ऑक्सीकरण होता है वो एनोड, जिस पर अपचयन होता है वो कैथोड, ठीक हो गया। अब दोस्तों एक पॉइंट और आता है जिसका नाम है इसमें इलेक्ट्रोड विभव। इसको देख लेते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक धातु की छड़ जिस पर कुछ ना कुछ आवेश होता है। तो सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी, जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ पर एक आवेश, मैंने कहा ना धातु की छड़ होती है और उस पर कुछ ना कुछ आवेश होता है, तो ठीक हो गया। धातु की छड़ है, उसको हमने लवण के विलयन में डुबाया। लवण के विलयन में डुबाने के बाद उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, और जो विलयन के विपरीत होता है, जैसे विलयन मांग रहा है प्लस, वो दे रहा है माइनस, जो विलयन के विपरीत होता है, जिस कारण छड़ की सतह पर भारी आवरण पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। मेरी बात समझ गए होंगे आप। मैं कहना चाहता हूँ कि धातु की छड़ है, उस पर कुछ ना कुछ आवेश है, उससे विलयन में डुबा रखा है लवण के, और लवण का विलयन क्या करेगा, लवण का विलयन उस धातु की छड़ के विपरीत है, यानी जैसे धातु का छड़ पॉजिटिव मान दे रहा है तो नेगेटिव दे रहा है विलयन का मान, ठीक है। तो इसकी सतह पर यानी यहाँ पे भारी आवरण पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। आप समझ गए मेरी बात, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों एक आता है SHE, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव। विभिन्न विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक मानक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया है। दोस्तों हाइड्रोजन एक मानक इलेक्ट्रोड विभव है। दोस्तों आप देखते हैं लवण सेतु, और लवण सेतु, उसके बाद अगला क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल नैनो समीकरण है। उसके बाद है दोस्तों, पेज नंबर कितना चल रहा है, 28 चल रहा है भी थोड़ा, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, स्लोली समझ आनी चाहिए बातें। अब भाई दोस्तों अब है लवण सेतु। लवण सेतु होता क्या है, लवण सेतु किसे कहते हैं और कार्य बताइए इसके। तो देखिए लवण सेतु अलग से टॉपिक पूछ लेता है बोर्ड में, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जाकर देख सकते हैं कैसा लवण सेतु के बारे में पूछता है बोर्ड बार बार। लवण सेतु है दो इलेक्ट्रोडों को जोड़कर परिपथ को पूरा करता है, दो इलेक्ट्रोडों को जोड़कर परिपथ को पूरा करता है। आपने देखा ही वहाँ कि लवण सेतु ही इधर से उधर ले जाने का कार्य कर रहा था विलयन को, यहाँ से उधर, यहाँ से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ले जाने का कार्य कर रहा था। सेकंड पॉइंट है द्रव संधि को, द्रव संधि विभव को कम करता है। इसमें पाई जाती है द्रव संधि, इस कारण विभव को ये कम करता है। विलयन की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, जिसमें विद्युत धारा की उत्पत्ति का प्रभाव लगातार बना रहता है। तो ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है, दो परिपथों को पूर्ण करके रखता है, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, और द्रव संधि होने के कारण विभव को कम करता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल या EMF मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आना है। सेल का विद्युत वाहक बल EMF होता क्या है, चलिए देखते हैं इसको भी। अब दोस्तों ये रिवीजन पर्पज से, और ये जो भाई फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले लग रहा होगा ये सब ऊपर से जा रहा है, लेकिन आप थोड़ा देखेंगे, नोट्सों को स्क्रीनशॉट लेंगे बार बार नोट्स के, तो आप क्या पाएंगे कि मैं कुछ सीख रहा हूँ। क्या पाएंगे आप, मैं कुछ सीख रहा हूँ। तो चलते हैं हम, सेल का विद्युत वाहक बल होता क्या है। तो दोस्तों दो अर्धस्थैल अभिक्रियाओं के इलेक्ट्रोड विभव को अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं, E0 सेल से। ठीक हो गया। दो अर्धसेल अभिक्रियाएं होती हैं, मतलब दो अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, जो इनका अंतर होता है वही कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। इसे E0 सेल से प्रदर्शित करते हैं। यदि दोनों इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव ज्ञात करने हैं, तो दोस्तों आपको अगर अपचयन विभव ज्ञात करना है तो एक सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, जिसका नाम है E0 सेल इक्वस टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड है। आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसे मन में याद कर लेना कि ये है सेल का विद्युत वाहक बल निकालने के लिए, और आपको हमेशा कैथोड में से एनोड माइनस करना है। और आपको कैथोड और एनोड की पहचान कैसे करनी है दोस्तों, एनोड वो जो कम से ज़्यादा, एनोड को याद रखना है कम से ज़्यादा, और कैथोड को याद रखना है ज़्यादा से कम। यानी कैथोड का मान कम, एनोड का मान ज़्यादा, बस इतना आपको मन में रखना है अपने। चलिए आपको ये सूत्र याद कर लेना है, E कैथोड माइनस E एनोड। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। दोस्तों आ गया हम नैनस्ट समीकरण। नैनस्ट समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट, विथ न्यूमेरिकल्स, विथ डेफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नैनस्ट समीकरण को। नैनस्ट भैया आए, अपना समीकरण देख गए, अब पढ़ते हैं। देखो समझो मेरी बात को, आपको रटना नहीं है, इसको समीकरण रटना नहीं है, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करना। आपको करना क्या समझो, नैनस्ट समीकरण आया, ठीक है। नैनस्ट समीकरण देखो संबंध देता है, संबंध, रिलेशन, ये देता है रिलेशन किसके बीच, टेम्परेचर, धातु इलेक्ट्रोड और मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक SHE पढ़ा था ना पीछे अभी, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मध्य, इन तीनों की सांद्रताओं के मध्य, इन तीनों की जो सांद्रताओं के मध्य एक संबंध होता है, सांद्रताओं के मध्य एक संबंध होता है, जिसे कहते हैं नैनस्ट समीकरण। दोस्तों एक समीकरण कोई समीकरण नहीं, एक संबंध है।
संबंध से ही समीकरण निकाला जाता है दोस्तों, संबंध से ही समीकरण निकाला जाता है। जैसे एल्गोरिथम यानी परिमेय से ही संबंध निकाले जाते हैं। चलिए, क्या दोस्तों संबंध क्या है, नियम क्या है? ई बराबर ई नॉट सेल माइनस 203 अपॉन एन एफ आर टी लॉग 1 अपॉन एम एन पॉजिटिव, ये है। अभी ये पूरा वेरीफाई होगा। अभी ये खाली एक वो दिया पर्पज से कि ऐसा होता है, लेकिन ये पूरा वेरीफाई होकर जो लास्ट में कंक्लूजन निकलेगा वो ठीक है। दोस्तों आर जहाँ है गैस नियतांक, टी है परमताप, एफ है फैराड नियतांक, एन है प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये एन दोस्तों, ये सॉरी ये ए एन। उसके बाद आर गैस नियतांक का मान होता है 8.318, 8.318। फैराड का मान 96,500, पीछे करा चुका हूँ। परम ताप कितना होता है 0 डिग्री केल्विन। तो चलिए आप, तो दोस्तों लास्ट में होता क्या है समझो, 2.303 आर का मान रखा 8.318 इंटू टेम्परेचर रखा, एन एफ फैराड का मान रखा 96,500, इसको कैलकुलेट किया आपस में, तो जो लास्ट में कंक्लूजन निकला वो निकला ई सेल बराबर ई नॉट सेल इक्वल टू 0.591 अपॉन एन लॉग एनोड की सांद्रता बट्टा कैथोड की सांद्रता। लॉग यहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हमारा लॉग, ऐसे लॉग इसके बगल में एनोड की सांद्रता बट्टे कैथोड की सांद्रता। ठीक हो गया। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट को सूत्र है न्यूमेरिकल बेस, आपको ये देख लेने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये दोस्तों किसके लिए है, ये देखो अभी समझाया मैंने आपको, ये है सेल वाले के लिए, सेल ईएमएफ, सेल का विद्युत वाहक बल। ये है गिब्स ऊर्जा के लिए। अगर कहीं पर आपसे पूछेगा गिब्स ऊर्जा तो सीधे फॉर्मूला लगा देना। देखो जहाँ डेल्टा आर जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, एन इलेक्ट्रॉन माइनस या आवेश में परिवर्तन, एफ है 96,500 फैराड का मान। ठीक हो गया। अब देखना अगले स्लाइड क्या है। दो सेल और बैटरी के बारे में पढ़ना है हमने। तो सेल दो प्रकार से होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो जो एक बार उपयोग में लाते हैं, बस जिनका एक बार उपयोग होता है, दोबारा उपयोग नहीं किए जाते। जैसे रिमोट का सेल जो आते हैं, निप्पो के सेल आते हैं, एवरीडे के आते हैं, वो होते हैं प्राथमिक सेल, फेंक दो किसी काम के होते नहीं दोबारा। और द्वितीयक सेल जिनको एक बार यूज़ करके दोबारा चार्ज किया जा सकता है, द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल में आपको याद रखना है शुष्क सेल, उदाहरण लैक्लासो सेल या मरकरी सेल, आपको याद रखनी है। अब लेते हैं दोस्तों द्वितीयक सेल या संचायक सेल, वह सेल जिनका अनेकों बार उपयोग किया जा सकता है, वह द्वितीयक सेल कहलाते हैं। मैंने कहा नहीं, जिनका एक से ज़्यादा बार या दो से ज़्यादा बार उपयोग किया जाता है वो कहलाते हैं द्वितीयक सेल। फर्स्ट आता है इसमें सीसा संचायक सेल। दोस्तों इन्वर्टरों में उपयोग होता है इसका, इन्वर्टर्स में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, सीसा संचायक सेल का। आपको प्राथमिक सेल क्या होते हैं, जिनका एक बार उपयोग होता है, दोबारा उपयोग में नहीं ला जाते, उदाहरण के लिए मरकरी सेल और शुष्क सेल, आपको याद रखने। और द्वितीयक सेल वो जिनका दोबारा उपयोग होता है, दोबारा चार्ज किए जा सकते हैं, उदाहरण के लिए सीसा संचायक सेल जो इन्वर्टर्स में लगा होता है। 2-2 वोल्ट की 6 बैटरी, 2-2 वोल्ट की 6 बैटरियाँ लगी होती हैं इन्वर्टर्स में। आप कभी देखेंगे इन्वर्टर्स में 2-2 वोल्ट की 6 बैटरियाँ लगी होती। आपको अब देख लेना। आप बात कर लेते हैं हम कोरोजन यानी संक्षारण थोड़ा हिंदी में टिपिकल है, कोरोजन अंग्रेजी में थोड़ा अच्छा वेरीफाई है, अच्छे से है। तो जंक जिसे कहते हैं जंक, एक है हमारा हिंदी वर्ड जंक के बारे में है। जंक क्या है। और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है प्लीज़। आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़िए, बस थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सब हो जाता है, सब कवर हो जाता है। धीरे धीरे पढ़िए आप, बस ऐसा नहीं है कि एक धड़ाम से पढ़ना है, धीरे धीरे बड़े प्यार से आराम से पढ़िए। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों प्लीज़। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए हमें। तो दोस्तों देखो जंक समझो, ये कोई किताबी नॉलेज नहीं दे रहा हूँ आपको मैं, ठीक है। आप ऐसे सोचो कि जंक लगता कैसे। देखो जंक कैसे लगता है, लोहे पे जंक लगने का कारण होता है नमी, यानी पानी और वायु। हम किसी लोहे को
लोहा है, हम खुला वातावरण रख देते हैं, पानी के सामने, बारिश में, धूप में, छाया में वो दिन रात रहता है, तो उस पर जंग लगना है। तो क्या है, जंग होता क्या है, नमी तथा वायु की उपस्थिति में धातु की सतह का धीरे धीरे नष्ट होना जंग कहलाता है। देखो धातु की सतह, मैं क्या कह रहा हूँ, लोहा है, लोहा उसे आप बाहर रख दो, धूप में रख दो, बारिश में रख दो, और कुछ टाइम बाद देखना जंग लगना चालू हो जाएगा, तो उसकी सतह पर नमी लगने चालू हो जाती है। तो ये सोचने वाली एक बात है, खाली खुद सोचिए आप, इसे आप खुद ही लिख सकते हैं। जंग होता क्या है, जंग डेली लाइफ में हम देखते हैं, लोहे के दरवाजे होते हैं हमारे, लोहे के दरवाजे दिन रात धूप भी सहते हैं, बारिश भी सहते हैं, फिर भी इन पर जंग लग जाता है। तो लोहे पर जंग लगना, उदाहरण क्या है, संसरण का उदाहरण क्या है, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, तांबे व कांसे की सतह पर हरे रंग की परत जमना, एल की सतह का धुंधला हो जाना। अब दोस्तों लोहे पर जंग लगने की क्रियाविधि को हम पढ़ लेते हैं। देखो उससे पहले आपको एक बात याद रखनी है, मेरी एक बात याद रखनी है कि लोहे जंग का यानी फेरस ऑक्साइड, उसका सूत्र होता है फेरस ऑक्साइड Fe2O3 जल का सूत्र होता है दोस्तों, जल का सूत्र होता है। देखो दोस्तों, धातु की छड़ है, धातु की छड़ है, मान लो एक धातु की छड़ ले ली हमने, ठीक है। अब भैया हमने इसे वातावरण में रख रखा है, खुला वातावरण में रख रखा है, भैया इस पर जल की बूंदें गिर रही हैं, धूप सह रहा है ये, उसके बाद हवा देख रहा है, मिट्टी देख रहा है, सब कुछ इस पर आ रहा है, सब कुछ टोटल हो रहा है इस पर। हम पानी के हाथ लगाते हैं, दरवाजे खोलते हैं, कभी कभी पानी का हाथ लग जाता है, कभी क्या लग जाता है, तो जंग लगना एक व्यावसायिक बात है। तो इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, ऐसा इसमें कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या है दोस्तों। दोस्तों अब है जंग से हम कैसे बचाएं, मतलब अपने इक्विपमेंट को, अपने धातुओं को, अपनी चीज़ों को हम जंग से कैसे बचाएं, संक्षारण के बचाने के उपाय। देखो पहला पॉइंट तो है पेंट, सीधा एक होता है पेंट, पेंट थिनर, पेंट। तो धातु की सतह को वायुमंडल के संपर्क में ना आने दें, मतलब ये कह रहा है कि हम धातु को खुले में ना रखें। अगर खुले में, वैसे तो मुश्किल है, रखना तो पड़ता ही है हमें। धातु की सतह को पेंट करना, पेंट करके, और धातु की सतह पर बिसफिनॉल का लेप लगाना। दोस्तों बाजार में एक फेमस है जिसका नाम है बिसफिनॉल, एक लिक्विड केमिकल है, अगर आप इसे लगा देते हैं किसी भी धातु पर तो जंग उस पर नहीं लगेगा। ये है, तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है, बता चुका हूँ थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है दोस्तों। खत्म हो चुका चैप्टर आपका, आपको बधाई हो, आपने एक चैप्टर कर लिया, खत्म, चैप्टर खत्म हो चुका है। इतनी बातें मैंने आपको बताई, अगर कोई बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट करें। और दोस्तों एक कॉन्सेप्ट रह गया आपका आखिरी, वो आपको बता देता हूँ मैं, एनोड और कैथोड का। दोस्तों एनोड और कैथोड का, एनोड एनोड और कैथोड का दोस्तों कॉन्सेप्ट रह गया है, एनोड और कैथोड का। आपको कैसे रखना है कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है, आपको कैसे याद रखना है कि एनोड कौन और कैथोड कौन। चलिए अब सीधे चलते हैं एनसीईआरटी बुक पर। तो दोस्तों एनोड और कैथोड का क्या नियम है, देखो एनोड, पहले बात कर लेंगे हम एनोड की। एनोड, देखो एनोड कहता क्या है, एनोड होता है दानी, एनोड है दानी, एनोड हमेशा दान करेगा, समझ लो दान करेगा। कैसे, जैसे Cu2 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक हो गया, Cu से Cu2 पॉजिटिव बन रहा है, यानी हमेशा कम से ज़्यादा की ओर दिखेगा आपको कहीं पर भी, कम से ज़्यादा की ओर, हमेशा कम से कम एलिमेंट से अगर ज़्यादा एलिमेंट की ओर जा रहे हो तो समझो वो क्या है, एनोड है। 90 से 99% केसों में यही होता है, 1% केस अलग होते हैं, वो हायर लेवल एजुकेशन में आता है, आपके उसमें नहीं, वो कम से अगर ज़्यादा, ये है एनोड का खेल, ठीक हो गया। अगर कम से ज़्यादा हो रहा है कहीं पर भी, Cu से Cu2 पॉजिटिव, Ag से Ag2 पॉजिटिव बन रहा है तो होगा एनोड, कैथोड नहीं होगा। अब कैथोड क्या होगा, कम से ज़्यादा है एनोड, कम से ज़्यादा कहीं पर लिख लो इसको, कम से ज़्यादा होगा एनोड, कोई आपको ऐसी बातें नहीं बताएगा, कम से ज़्यादा होगा दोस्तों एनोड, दोस्तों कोई आपको ऐसी बातें बताएगा नहीं, ये ट्रिक वाली बातें हैं, कम से ज़्यादा होगा एनोड, ठीक। अब कैथोड कौन, कैथोड इसके विपरीत, कैथोड क्या होगा, ज़्यादा से कम, कैथोड अगर कहीं पर ज़्यादा एलिमेंट से कम एलिमेंट को जा रहे हो, जैसे 2 Ag से Ag और जा रहे हो, खाली आप 2 Ag से Ag की ओर जा रहे हो तो
इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और लेता ये होता है महाअभिमानी, इसे कहेंगे महाअभिमानी। इसको चाहिए बस सब कुछ, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए कहता है। कैथोड कहता है सब मेरा है सब मेरा है। ये ज़्यादा से कम होता है, ज़्यादा से कम होता है। ठीक है, आपको एनोड याद रखना है। कहीं पर भी देखेंगे आप, अगर कम एलिमेंट से आप ज़्यादा एलिमेंट की ओर जा रहे हो तो होगा एनोड। और कैथोड क्या होगा? कैथोड वो होगा जो ज़्यादा से कम की ओर जा रहे हैं। आपको ये बात गांठ बांध लेनी है कि ज़्यादा से कम और कम से ज़्यादा क्या। ठीक हो गया दोस्तों? तो आपको आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं आती तो वीडियो के बाद दोबारा फिर देखें। जहाँ जहाँ पर नहीं आती हैं बातें कमेंट कर सकते हैं मुझे आप। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है विद्युत रसायन का। चैप्टर नंबर 3 आएगा रासायनिक बल गति नेक्स्ट क्लास में, वो आपको कंप्लीट वन शॉट करा दिया जाएगा दोस्तों। इतने कम से कम टाइम में आपको करा रहा हूँ प्रिपरेशन में, कम से कम टाइम में आपको प्रिपरेशन करा रहा हूँ दोस्तों। आपने बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देनी है और कर देना है कमेंट जो आपके मन में डाउट हो। बोर्ड में स्कोर करना बहुत ही आसान होता है, स्पेशली केमिस्ट्री में। जिन बच्चों को केमिस्ट्री में डर लगता है वो हमसे जुड़ जाइए। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं आज। आपको आई होप मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर नहीं आती तो फिर भी एक बार वीडियो देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। हमने तरफ से पूरा दिया है, वन शॉट चैप्टर करा चुके हैं आपको हम यहाँ पर विथ नोट्स। उसके बाद आप नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये दोस्तों BCC है, बोर्ड क्रैश कोर्स, फ्री में आपके लिए 400 प्लस की तैयारी कराने वाले आपको हम। अब फिजिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट हो जाएंगे कल परसों से। तो वन शॉट करा चुका हूँ, विलियन कंप्लीट है, जाकर देख सकते हैं आप। प्लेलिस्ट में काफ़ी टॉपिक केमिस्ट्री के रिलेटेड ऑलरेडी तैयार है। मोलर चालकता, तुल्यंक चालकता में संबंध, आदर्श अनादर्श विलियन, हेनरी लॉ, सब यहाँ मतलब प्लेलिस्ट में आप जाकर एक बार देखें। उत्तराखंड बोर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनी है, आप जाकर देख सकते हैं। बोर्ड कोई भी हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है NCERT बुक कहाँ का फॉलो होती है। पेपर एक जैसा ही बनता है सब राज्यों का, बस समझ जाइए आप मेरी बातों को। दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार और शुभ रात्रि।